बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक बेटा। ये हम सवाल करने वाले हैं। ये सवाल है अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 3-1 का। अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 3-1 का सवाल है मैन्युफैक्चरिंग का, जो अभी हम करने जा रहे हैं। इस सवाल में जो सबसे पहली बात जो पूछी गई है इसके पार्ट में, वो ये पूछा गया है कि ये बताएं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2019। ये बताएं कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। वैसे आप सबको पता था कि अनरियलाइज प्रॉफिट हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ट्रांसफर प्राइस दी हुई होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। वैसे सवाल में मार्कअप दिया होता है तो मार्कअप तो लगता है कॉस्ट पे है, और ट्रांसफर प्राइस जो होती है उसमें तो प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल होता है, मतलब एक तरीके से सेलिंग प्राइस होती है, तो मार्कअप तो उस पर लगा नहीं सकते। तो हम मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करके क्या करते थे, लगाते थे इन्वेंट्री के ऊपर, एंड उससे हमारे पास क्या हो जाता था, अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाता था जो उस इन्वेंट्री के अंदर शामिल होता था। अच्छा, अब सीन ये है कि इस सवाल में वो कह रहा है कि हमारा रेट चेंज हो रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं। बेरी ओन ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ही अप्लाइज अ रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट विच वेरीज ईच ईयर। ठीक है, हर साल चेंज होता रहता है। इन दिस वे इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ट्रांसफर प्राइस सिमिलर टू प्राइस एट विच गुड्स कुड बी बॉट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। हम उसको एक ट्रांसफर प्राइस पे रखते हैं, और वो ट्रांसफर प्राइस ऐसी होती है कि अगर वो चीज़ हम खुद बनाने के बजाय बाहर से बाय करते तब भी हमें इतनी की पड़ती। अब इसने सवाल क्या पूछा, ये बताएं कि हमारे जो साल के जो आखिर में ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, और ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट दिया है, और हमारे पास ये साल की आखिरी इन्वेंट्री है, इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप रेट लगाएं। रेट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दी है, तो प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दें कॉस्ट से, तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा। लेकिन सीन ये कि वो कह रहा है रेट हर साल चेंज होता है, मतलब इस साल कुछ और था, और ये पिछले साल का माल है तो पिछले साल कुछ और हो। तो हम रेट नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि हम एक और तरीका फाइंड करेंगे। अब जाहिर है आपके जहन में ये सोचना है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहाँ आता है, एक तो रेट के जरिए आता है और एक टी अकाउंट के जरिए आता है। तो इस सवाल में से दो चीजें दी हुई हैं। एक, जो साल के शुरू में जो ओपनिंग इन्वेंट्री का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है वो इसने दिया हुआ है सवाल में। एक मिनट कीजिएगा। जो साल के शुरू में हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट होता है ओपनिंग इन्वेंट्री में, उसने दिया हुआ है। और और जो हमारे पास डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ है वो भी इसने दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर टी अकाउंट बनाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे। ये मैं आपके सामने एक टी अकाउंट बना रहा हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे। टी अकाउंट बनाएंगे और टी अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। ये हमारे पास ये चीज है ना, ये बैलेंस बीडी है, मैं लिखूंगा 40,000। ये बैलेंस बीडी है, ये मैं लिखा 40,000। अगला काम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिक्रीज इन इन्वेंट्री है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो एक बात ध्यान में बिठा लें कि अगर हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही हो, अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ रहा हो, तो हम ज्यादा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट कम हो रहा हो तो ये हमारी इनकम है। अनरियलाइज प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आपने नहीं कमाया। तो अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, या आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट ज्यादा था। तो अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हमारा बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए एक किस्म का एक्सपेंस है कि हम बहुत सारा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे पास क्या नाम है, क्रेडिट साइड पर। ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यहाँ सब पता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट लिखेंगे डेबिट साइड पे 15,000, और दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास सीडी कितना आ जाएगा, सीडी आ जाएगा 25,000। इसका मतलब जो हमारे साल के आखिर में इन्वेंट्री थी उसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट शामिल है वो कितना शामिल है, 25,000 शामिल है। तो इसके ए पार्ट का आंसर जो होगा वो होगा 25,000, और ये टी अकाउंट के जरिए आएगा, फाइंड करके आएगा। अब आगे चलते हैं सर। आगे कह रहा है बी पार्ट में, कैलकुलेट द रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट बीइंग अप्लाइड इन 2019। ये बताएं कि हमारे पास रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी। अब एक बात सुनिएगा, ये साल के आखिर में जो इन्वेंट्री उसके हवाले से पूछ रहा है। जो साल के आखिर में हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है उसके रेट उसके हवाले से पूछ रहा है। क्या मतलब, हमारे पास हर साल रेट चेंज होता रहता है। रेट हमारे पास हर साल चेंज होता रहता है, जो मार्कअप का रेट है। इस साल कुछ और था और पिछले साल कुछ और था। तो उसको फाइंड कैसे करें, तो इसको फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि आप अनरियलाइज प्रॉफिट लें। अगर आपको उसने फैक्ट्री प्रॉफिट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। अगर इसने फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं दिया हुआ और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दी हुई, तो अगला तरीका होता है इन्वेंट्री के जरिए फाइंड करने का। हम सबको पता है कि हर इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट शामिल होता है। उस प्रॉफिट को आप कॉस्ट से डिवाइड कर दें, आपके पास रेट आ जाएगा। सर कॉस्ट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस से क्यों नहीं कर रहे हैं। अमूमन मैन्युफैक्चरिंग में मार्कअप अप्लाई होता है।
मैन्युफैक्चरिंग में जो बिजनेस होते हैं उनको ये नहीं पता तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, उनको ये पता होता है कॉस्ट क्या होती है, तो कॉस्ट पे हमेशा क्या करते हैं, मार्कअप लगाते हैं। तो अगर वो कभी भी आपसे फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट पूछे, आपके सेल में हमेशा मार्कअप आना चाहिए। तो हम मार्कअप कैसे फाइंड करें? तो अभी आप सबको बताया कि हमारे पास जो आया था, हमारे पास साल के आखिर में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया था ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का, वो कितना था, 25,000। तो मैंने 25,000 लिखा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है बेटा, और इसमें 25,000 भी शामिल है। अब 25,000 इसमें से हटा दें, ये बाकी कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास आखिर में आंसर कितना आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। आप लोगों को अनरियलाइज प्रॉफिट का आइडिया होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि ये बताएं इनकम स्टेटमेंट बनाएं, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो इसका मैं आइडिया दे देता हूँ, वैसे बहुत आसान है। इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको चाहिए होगा रेवेन्यू, चाहिए रेवेन्यू ये रहा। उसके बाद आपको चाहिए होगी ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड की, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में वही रही। क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए होगी फिनिश गुड की, वही रही। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड करें? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए इसने आपको जो है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से रहे, तो चीजें इसने दी हुई हैं, आप उनको ले लें। प्राइम कॉस्ट ने दी हुई है, हम प्लस करेंगे। प्राइम कॉस्ट में फिर हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, ये भी हमें आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट कैसे कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट कॉस्ट सारी, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे आ जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसने वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास है 12,000, पर सीन क्या है, इसने डिक्रीज का वर्ड यूज किया है। वैसे क्या होता है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देता है हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देता है हम माइनस करते हैं। यहाँ इसने लिखा हुआ है डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक बात ज़हन में बिठा लें इंक्रीज डिक्रीज के वाले से। अगर वो आपको बोलता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग ज्यादा है, और उसको फिर क्लोजिंग कंसीडर किया करें। अगर वो आपको बोलता है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या है, पहले चीज ज्यादा थी, यानी ओपनिंग ज्यादा है, तो उसको फिर ओपनिंग कंसीडर किया करें। तो अगर कभी आपको इंक्रीज डिक्रीज दे दे, बजाय दो दो चीजों के बैलेंस है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, उसके बजाय वो इंक्रीज डिक्रीज दे, तो आपने उसको या तो क्लोजिंग मानना है या ओपनिंग मानना है। अगर वो डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस बोल रहा है, इसका मतलब पहले इन्वेंट्री ज्यादा थी, मतलब ओपनिंग ज्यादा थी, तो उसको ओपनिंग कंसिडर करना है। तो अगर हम इसको ओपनिंग माने, तो आप सबको पता है हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इन सबको जब टोटल करेंगे तो आई थिंक आंसर 8 लाख आ जाएगा। और 8 लाख के ऊपर आप 25% लगाएंगे तो आपका फैक्ट्री प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अल्लाह भला करे, फैक्ट्री प्रॉफिट आपका आ जाएगा 2 लाख। तो टोटल 1 मिलियन आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की दी हुई है 1,25,000, ये माइनस कर लें, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद ये जो फैक्ट्री प्रॉफिट जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखा है 2 लाख, ये आप दोबारा लिखेंगे। और इसके अंदर जो डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस हुआ था, डिक्रीज इन ये प्रोविजन फॉर लेस प्रॉफिट हुआ था, ये उसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद बाकी सारे एक्सपेंसेस प्लस माइनस करेंगे, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा सर कि सर ये जो फैक्ट्री प्रॉफिट है, जीपी के बाद हम लिखते हैं, कुछ जगहों पर हमने देखा कि वो जीपी के बाद फैक्ट्री प्रॉफिट लिखता है, और डिक्रीज और इंक्रीज जो है वो एक्सपेंसेस के साथ एडजस्ट करवा रहा होता है। तो आप कर सकते हैं बेटा, कोई कबाहत नहीं है। एग्जामिनर से हमारी बात हुई थी, तो उसने कहा 3 तरीके होते हैं बेसिकली। अगर आप कंपनी के सवाल कर रहे हैं या कोई भी किसी भी बिजनेस सवाल कर रहे हैं, तो एक तरीका ये होता है कि जीपी के बाद हम फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करते हैं अलग से, और उसमें डिक्रीज इंक्रीज को एडजस्ट करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम जीपी के बाद फैक्ट्री प्रॉफिट लिखते हैं अदर इनकम के अंदर, और डिक्रीज इंक्रीज जो है वो सारा एक्सपेंस में लेके जाते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो आएगा प्रॉफिट उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट, और उसके बाद हम फैक्ट्री प्रॉफिट और डिक्रीज इंक्रीज एडजस्ट करेंगे। तो तीनों सही है, कोई का बात नहीं, लेकिन आप ये वाला तरीका अप्लाई करें, जीपी के बाद आप निकाला करें फैक्ट्री प्रॉफिट, और उसमें डिक्रीज इंक्रीज एडजस्ट किया करें। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सवाल में कह रहा है, और बेटा यहाँ पर सवाल, एक मिनट रुकिएगा, मैं एक चीज कंफर्म कर दूँ। रिकॉर्डिंग है, ठीक है, सही। अच्छा जी बेटा, यहाँ ये कह रहा है कि द फैक्ट्री मैनेजर हैज सजेस्टेड दैट रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ 50% शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। ये लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज कर रहे हैं। परसेंटेज क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर आप इनका मार्कअप पहले चेक करेंगे ना, पहले कोई था इनका 40%, ठीक है, पहले जो था पिछले साल, ये कैसे आया ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। आप इनका शुरू में, क्योंकि 40,000 हमारे पास क्या आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, डिवाइड करेंगे इसको कॉस्ट से, हम मार्कअप की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा 40%। इस साल इन्होंने क्या किया है, 20%, 25% कर दिया है, ठीक है। ये लोग कोशिश करते हैं मार्केट प्राइस को देख के काम कर रहे होते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ट्रांसफर प्राइस सिमिलर टू प्राइस एट व्हिच द गुड्स वुड बी बॉट फ्रॉम एक्सेस सप्लायर। तो इसीलिए शायद ये परसेंटेज चेंज करते रहते हैं मार्केट के हिसाब से। तो इनके फैक्ट्री मैनेजर ने कहा भाई छोड़ो ये सारी चीजें,
और आज के बाद हम क्या करते हैं कि 50% के हिसाब से रख लेते हैं और 50% का रेट जो है वो हर साल अप्लाई करेंगे, हर साल अप्लाई करेंगे। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? एडवाइस वेरी वेदर और नॉट ही शुड अप्लाई द रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ 50%, जस्टिफाई योर आंसर। हर साल 50% अप्लाई करें या मार्केट को देख के चेंजेस करते रहें? ठीक। अब एक जनरल सवाल है, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स दे दें, ये दे दें। कुछ सवाल जनरल होते हैं, आपने वक्त के साथ साथ सीखने होते हैं। तो आप जनरली सोचें, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर हम रेट फिक्स कर दें, चेंजेस नहीं करें, इसका मतलब हमारा काम कंसंट्रेट हो जाएगा, कंसिस्टेंट काम हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है ना, चीजें स्मूथली हो रही होंगी, चीजें इजीली हो रही होंगी। तो इसका एक फायदा तो ये हो जाएगा कि एज रेट विल बी कंसिस्टेंट ईच ईयर, रेट विल बिकम कंसिस्टेंट ईच ईयर, इस पे आपको एक मार्क मिलेगा। दिस विल मेक द अकाउंटिंग फंक्शन ईजियर, ठीक है, इस पे दूसरा मार्क्स मिल जाएगा। एग्जाम में ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब क्या करें, चेंजेस करें नहीं करें? तो मैंने यहाँ नीचे पॉइंट्स बताए, आप भी बुलेट्स में पेपर में आंसर लिख सकते हैं। आप बोल दें कि बेनिफिट्स बाय अप्लाइंग 50% ईच ईयर, ड्रॉबैक्स बाय अप्लाइंग 50% ईच ईयर, आप दोनों बता सकते हैं। तो पहले मैंने ड्रॉबैक्स बताएं। अगर हम 50% हर साल अप्लाई करेंगे तो पहली बात, हमारा मार्केट प्राइस से लिंक खत्म हो जाएगा। ऊपर बताया हुआ है कि हम एक्सटर्नल सप्लायर को देखते हैं, उसके हिसाब से जो है मार्केट का रेट रख रहे होते हैं। तो हम मार्केट प्राइस को नहीं देखेंगे, अपने हिसाब से रेट रख रहे होंगे। और ये चीज क्या हो जाएगी, सब्जेक्टिव हो जाएगी। सब्जेक्टिव का मतलब पर्सनल ओपिनियन पे बेस हो जाएगी। एक होता है मार्केट को देखें और मार्केट के हिसाब से क्या करें, रेट रखें, और एक होता है आप अपनी मर्जी चलाते रहें। तो अगर आप मार्केट को देखते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं कि वो जिस तरह का रेट रख रहे हैं हम भी वो रेट रखें, तो ये ऑब्जेक्टिविटी होती है। मतलब आप अनबायस होकर काम कर रहे हो, आप जो है अपनी जातियात को, अपनी पर्सनैलिटी को सामने नहीं कर रहे। लेकिन एक होता है कि आप अपने हिसाब से सोचेंगे यार जो मुझे सही लगे वो सही है, बाकी सब जो बोल रहे हैं वो गलत है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी। तो एग्जामिनर इसमें 2 पॉइंट दिए थे कि पहला जो हमारा लिंक है मार्केट प्राइस के साथ, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि हम मार्केट प्राइस को देख के चलते हैं, मार्केट पे देख के चलते हैं। एक तो ये लिंक खत्म हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, तीसरा अगर हम इस तरह 50% हर साल रखें तो उसका मतलब है कि हम बोनसेस दे रहे होंगे, एक्सेसेस, क्योंकि फैक्ट्री प्रॉफिट हर साल ज्यादा आ रहा होगा। तो हम फैक्ट्री स्टाफ को, फैक्ट्री जो सुपरवाइजर है उसको हम खामखा फ्री के बोनसेस दे रहे होंगे। ये जो बात है, इसके बाद वाली जो बात है, ये दो तो हो गए नेगेटिव पॉइंट। अब आ जाते हैं पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर। अगर हम 50% रेट रखते हैं, 50% रेट रखते हैं, तो 50% रेट रखने का फायदा ये होगा कि हमारा जो रेट है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा हर साल। ठीक है, कंसिस्टेंसी के हिसाब से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। और जब वो कंसिस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि क्या नाम है अपना, जब वो कंसिस्टेंट हो जाएगा समझ के हमारा अकाउंटिंग का काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने दूसरी बात लिखी है कि अगर हम पुराने वाले तरीके पे चलते हैं, तो पुराने वाले तरीके से क्या होगा, हमारी जो ट्रीटमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होती रहेगी, इश्यूज रहते रहेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि हम अगर अगर हम रेट अप्लाई करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा। अप्लाई करने से ये होगा कि हमारा रेट हर साल कंसिस्टेंट रहेगा और इससे क्या हो जाएगा, काम अकाउंटिंग का आसान हो जाएगा। ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अब करें तो क्या करें सर? तो तकरीबन 4 आपने बुलेट्स बना देने, 4 पॉइंट्स बना देने। तो मैंने 4 पॉइंट्स में दे दिए हैं। ये वाला आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, ये उसके पीछे दूसरा पॉइंट मार्क्स मिल जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो तकरीबन 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। आखिर में कंक्लूजन देने, बेहतर ये होता है कि हम मार्केट प्राइस को देख के चलें। वो थोड़ा काम डिफिकल्ट होता है लेकिन वो रियल ज्यादा होता है, वो रियलिस्टिक ज्यादा होता है। तो बेहतर है कि हम मार्केट को देख के चलें। तो आप आखिर में एडवाइस दीजिएगा, दे शुड फॉलो मार्केट अप्रोच। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं दूसरे सवाल की तरफ आ रहा हूँ।